विद्यालय निर्धारण की विद्यालयों में निर्धारण की प्रक्रिया विद्यालयों में निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य छात्राओं के लिए सरकारी नीतियों के निर्माण व विकास का मार्गदर्शन करना है। जो भी नीतियाँ निर्धारित होती है उनका मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। मतलब सरकारी नीतियों का विकास फर्स्ट पॉइंट है आंकलन के उद्देश्य का। विद्यालयों में निर्धारण की प्रक्रिया, निर्धारण मतलब आंकलन, क्योंकि आंकलन के 3 अर्थ बताए हैं मैंने, निर्धारण, राय और आंकलन। निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है छात्र और छात्राओं के लिए सरकारी नीतियों के निर्माण व विकास का मार्गदर्शन करना होता है। जो भी नीतियां निर्धारित होती हैं उनका मूल्यांकन करने के पश्चात पहले क्या जाएगा, नीतियां तो निर्धारित कर ली है लेकिन उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके पश्चात उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। जैसे सपोज मान लो कोई गवर्नमेंट भी नियम बनाती है तो उस नियम को बनाने से पहले वो क्या करती है, उसके ऊपर सभी के व्यूज लेना, या हम ये कह सकते हैं सभी की राय लेती है। राय लेने के बाद में फिर वो एक निर्धारण करती है कि हाँ ये रूल्स लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति आज से कब से बन रही है? आपने देखा है 8 से 10 साल हो गए नई शिक्षा नीति बनती है, उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका है नई शिक्षा नीति को बनते हुए, लेकिन अभी तक लागू हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही नई शिक्षा नीति लागू? क्योंकि उसमें जो कमियां हैं आने वाले अध्यापकों से, अभी जो इन फ्यूचर में अध्यापक है उनसे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जो फ्यूचर में अध्यापक बनना चाहते हैं वो, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवारत, या हम ये कह सकते हैं सेवा पूर्व जो है, उन सभी अध्यापकों से एक राय मांगी गई है कि उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कौन से ऐसे नियम है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि बालकों के या अभिभावकों के या अध्यापकों के अनुरूप सही नहीं है, तो उसको अभी भी उसमें क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है। क्या हो रहा है अभी कि निर्धारित तो कर दी है लेकिन उसका मूल्यांकन चल रहा है।
या एक अध्यापक भी अपनी कक्षा कक्ष में जब कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है, वो विषय वस्तु जिस विधि से अध्यापक पढ़ा रहा है उस विधि से अगर बालकों को समझ में नहीं आती है तो अध्यापक अपनी विधि में परिवर्तन करेगा और परिवर्तन करने के पश्चात उसी विषय वस्तु को अन्य विधि के माध्यम से पढ़ाएगा। तो क्या करा, आकलन मूल्यांकन का, मूल्यांकन के पश्चात फिर उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके और वापस से उसको क्या करा गया, बालकों को सिखाने के लिए उस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। सेकंड पॉइंट है आवश्यकताओं का ज्ञान। आवश्यकताओं का ज्ञान। आवश्यकताओं के ज्ञान में हम लिखेंगे जब छात्रों के लिए विद्यालय में विविध नीतियों का निर्माण किया जाता है तो शिक्षक द्वारा उन सभी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होती है। आवश्यकताओं का ज्ञान। सपोज मान लो, सीधी सी बात है कि बालक को क्या सीखना है। अध्यापक विषय वस्तु लेके गया, जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम निर्धारित के आधार पर वो अपनी विषय वस्तु लेके गया और बालकों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब तक अध्यापक को ये नहीं पता होगा कि बालक किस तरीके से उस विषय वस्तु को सीख सकते हैं या बालक ने जो सीख रखा है वो विषय वस्तु उसने कितनी सीख रखी है, कितनी नहीं सीख रखी है। अगर जो सीख रखी है, क्योंकि जब हम एक सपोज मान लो अध्यापक पढ़ाने से पहले जो उसकी विषय वस्तु उसको प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्नों को पूछता है। क्यों पूछता है? इसलिए ही पूछता है क्योंकि अध्यापक यही पता लगाना चाहता है कि सभी बालकों को उस विषय वस्तु से रिलेटेड कितना समझ में आता है और कितना नहीं आता है। आवश्यकता क्या है, बालक किस तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश करेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक पहले पूर्व ज्ञान आधारित कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करता है। तो यही बात कही गई है कि आवश्यकताओं का ज्ञान, कि छात्र को क्या आवश्यकता
बालकों को बताएगा अध्यापक। शिक्षकों के द्वारा वो रूल रेगुलेशन बताए जा रहे हैं, अवधारणाओं को प्रस्तुत करा जा रहा है और उसके बाद में उसको किस तरीके से फॉलो करना है, नहीं करना है, कौन सा रूल रेगुलेशन बालकों को सही लगा है, नहीं लगा है, उसका मूल्यांकन करके, उसका आकलन करके फिर क्या करेगा, वापस से छात्रों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करने वाला होता है। कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जो नीति निर्धारित करी है वो नीति या हम ये कह सकते हैं वो विधि या वो गतिविधि बालकों के सीखने के अनुरूप है या नहीं है, इन बातों का ज्ञान हमें तभी पता लग सकता है जब हम बालकों के समीप उसको ले जाकर प्रस्तुत करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है अधिगम स्रोतों का विकास। अधिगम स्रोतों का विकास। अधिगम स्रोतों के विकास में हम लिखेंगे असक्षम अपवंचित एवं पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल व उपयोगी बनाई जा सके। इससे असक्षमता के आधार पर ही अधिगम स्रोतों का निर्धारण संभव होता है। मतलब अधिगम स्रोतों का विकास, सीखने के जो जो साधन होते हैं स्रोत, उनका हम विकास किस तरीके से कर सकते हैं। जो असक्षम बालक होते हैं, अपवंचित बालक या पिछड़े वर्ग के बालक के लिए अधिगम को, मतलब ऐसे जो बालक होते हैं उनके लिए जो अधिगम में सीखने की गतिविधि है, उस सीखने की प्रक्रिया को सरल और उपयोगी बनाया जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिगम स्रोतों का विकास किया जाता है। ऐसे स्रोत या ऐसे साधन प्रयोग में लाए जाते हैं जो सभी बालक आसानी से उपलब्ध करा सके, उनको अध्यापक भी आसानी से उपलब्ध करा सके और बालक भी उसको आसानी से अपने आसपास के क्षेत्र से, अपने आसपास जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से उसको प्राप्त कर सके। ऐसे हम अधिगम स्रोतों का विकास या निर्धारण नहीं करा सकते जो बहुत महंगे होते हैं। कोई बालक अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, वो नहीं लेकर आ सकता है उसको, तो ऐसी चीजों का विकास या ऐसे साधनों का विकास भी अध्यापक नहीं कराता है। तो अधिगम स्रोतों का विकास भी क्यों किया जाता है? जैसे जो बालक पिछड़े हैं, सीखने में कमजोर हैं, उनको सिखाने के लिए इन साधनों का प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। अधिगम
में दूसरे माह में कम हो रहा है तो इसकी सूचना आकलन द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए शिक्षक उन सभी उपायों को करता है जिससे अधिकतम स्तर उच्च हो सके। अधिगम सूचनाओं का ज्ञान 4 पॉइंट है। एक छात्र का अधिगम स्तर मतलब कोई एक छात्र है उसका अधिगम स्तर पहले माह की तुलना में जो फर्स्ट मंथ है उसकी तुलना में दूसरे माह कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में तो ये बालक होशियार था लेकिन सेकंड क्लास में आने के बाद में ये बालक होशियार नहीं है। मतलब एक ही बालक की तुलना हम उसी के ही क्या कर रहे हैं, उसी के ही सीखने से कर रहे हैं। तो क्या लिखा जाएगा कि एक छात्र अधिगम स्तर पहले माह की तुलना में दूसरे माह में कम हो रहा है। तो इसकी सूचना हमें किसके द्वारा हमें प्राप्त होगी? आकलन के द्वारा प्राप्त होगी। कि जब हम आकलन करेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि जो एक छात्र है उसका अधिगम सीखने का जो तरीका या सीखने का जो स्तर है वो पहले माह की तुलना में दूसरे माह कम हो गया है। इसके लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक उन सभी उपायों को करता है जिससे बालक का अधिगम स्तर उच्च हो सके। कि अध्यापक को पता पड़ गया कि इसलिए बालक पहले होशियार था अब कमजोर होता जा रहा है, तो अध्यापक वो सारे ही कार्य या उपाय करेगा जिससे उस बालक को उसके स्तर पर वापस लाया जा सके, या तो उससे आगे बढ़ाया जा सके या उस स्तर पर जितना वो था उतना तो उसको उसी लेवल में लाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था इसमें लिखेंगे प्रत्येक प्रकार के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था जब भी अध्यापक या हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल जब करते हैं तो अधिगम की व्यवस्था सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रखकर की जाती है। क्योंकि जब बालक विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो सारे ही प्रकार के बालक विद्यालय में पढ़ने आते हैं। प्रतिभाशाली भी होते हैं, सृजनात्मक भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं। क्योंकि मंदबुद्धि बालकों को इसलिए समावेशन या समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनको भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान
व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया का विकास। इसमें हम लिखेंगे विद्यालय में किसी प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक को किसी की समूह में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। क्या कहा गया है? व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास। विद्यालय में किसी प्रतिभाशाली, कोई बालक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, उसके लिए, और या कोई बालक मंदबुद्धि है, दोनों ऐसे बालक हैं जिनको हम सामान्य बालकों के समूह में सम्मिलित नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली को होएगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के कारण वो समूह में किसी के साथ बैठकर या समूह में किसी का कोई कार्य दिया है तो वो स्वयं ही करेगा, दूसरों को करने ही नहीं देगा, या दूसरों को वो क्या समझेगा कि इसको तो कुछ आता नहीं है। मंदबुद्धि बालक होएगा वो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो सामान्य बालक है उससे भी नीचे की बुद्धि का वो बालक होता है, तो वो समायोजन नहीं कर पाएगा। प्रतिभाशाली ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के कारण समायोजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे दोनों बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था भी की जाती है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट बालक है उनको किस तरीके से अध्यापक सिखाने की कोशिश करता है या सिखाता है, क्योंकि जितना बालक अध्यापक तो क्योंकि 25 बच्चों को ध्यान में रखकर सिखा रहा है, 25 बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं, तो उन सभी 25 बच्चों को ध्यान में रखते हुए जब अध्यापक सिखाता है तो अध्यापक उस ऐसे इंटेलिजेंट जो बालक होते हैं उनके लिए भी व्यक्तिगत शिक्षण, या हम ये कह सकते हैं पर्सनली उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सके, उनको समझाया जा सके, कक्षा में उन सभी बालकों के साथ में उनको समायोजन की प्रक्रिया सिखाई जा सके, इन सारी चीजों का अध्ययन कराता है। तो ऐसे बालकों को हम क्योंकि किसी समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता, और ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। 7 पॉइंट है छात्रों का समग्र विकास। छात्रों का समग्र विकास। छात्रों के समग्र विकास में हम लिखेंगे आकलन की प्रक्रिया में छात्रों के विकास संबंधी
संबंधी क्षेत्रों विकास संबंधी सभी क्षेत्रों की सभी गतिविधियों का आकलन किया जाता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी व्यवस्था संभव होती है। छात्रों का समग्र विकास, समग्र का मतलब सभी तरीके से छात्रों का विकास करना, कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में उसका विकास करना। तो इसमें कहा गया है कि आकलन की प्रक्रिया में छात्रों के विकास संबंधी सभी क्षेत्रों को या सभी क्षेत्रों की सभी गतिविधियों का आकलन किया जाता है। बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक को पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता है, बालक को पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी सिखाई जाती है, जिससे बालक समूह में समायोजन करना सीखता है, समूह में उठना बैठना बोलना खाना पीना सीखता है, समूह के साथ में किस तरीके से बालक सभी गतिविधियों को कर सकता है वो सीखता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से वो ज्ञान को बढ़ाता है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से वो अपना बाहरी और आंतरिक व्यक्तिगत विकास करता है। तो सभी जो क्षेत्र होते हैं उनको गतिविधियों का आकलन किया जाता है। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि किस बालक की कौन से विषय में ज़्यादा रुचि है या इन फ्यूचर वो क्या बनना चाहता है, तो उसको व्यवसाय से संबंधित भी जो वो फ्यूचर में बनना चाहता है उसका भी ज्ञान कराया जाता है। तो सभी क्षेत्र गतिविधियों का आकलन किया जाता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी व्यवस्था संभव होती है। कि जितनी भी व्यवस्था एक अध्यापक करके छात्रों को बता सकता है, तो वो उस आधार पर उपयोगी व्यवस्था करके छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए करता है। और आपका लास्ट पॉइंट है विकास। आकलन विधियों के विकास में हम लिखेंगे सैद्धांतिक व व्यावहारिक रूप से अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही समाकलन विधि
किया जाता है, जिससे छात्र का समग्र आकलन हो सके तथा आकलन में किसी प्रकार की विकृति छात्रों में उत्पन्न न हो सके। लास्ट पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि आकलन विधियों का विकास। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों विधियां होती है। जब अध्यापक सिखाता है तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही समाकलन विधि का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे छात्र का समग्र आकलन सभी क्षेत्रों से आकलन हो सके तथा आकलन में किसी भी प्रकार की विकृतियां हम कह सकते हैं। जब आकलन कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, जिससे छात्रों में उत्पन्न विकृति कोई भी गलती उत्पन्न ना हो सके। मतलब या तो हम कह सकते हैं कि छात्र का जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट ज्ञान छात्रों को होना चाहिए, जिससे छात्र कोई भी गलती नहीं कर सके या बाद में किसी भी प्रकार से नहीं बोल सके। आज आपका घर का जो प्रश्न है, आकलन की आवश्यकताओं